मार्केट के मूवमेंट हम देख लेंगे साथ साथ, तो फिर आपको बहुत कुछ जो है ना अंदाजा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि शुरू में रियल अकाउंट नहीं होना चाहिए, डेमो होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, आज हम डेटा पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का एक डेटा आता है, ठीक है, इस मार्केट में। जीडीपी आपने पाक स्टडी में भी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज द टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल the finished goods and services produced within a country's borders in a specific time period। जीडीपी, ग्रॉस कहते हैं टोटल को, ठीक है। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू को, प्रोडक्ट कहते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। ये इसके मीनिंग मैंने बता दिया। कह रहा है कि इट इज द टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, इस रिपोर्ट में क्या होता है कि टोटल मॉनिटरी, मॉनिटरी वर्ड कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉनिटरी वर्ड मनी से निकला है, MONEY, मनी, पैसा, ठीक है। मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया कि गुड्स क्या है, ठीक है। सर्विसेज, इस वर्ड का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो हम आम रूटीन में या फिर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज, इस डेटा में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी या फिर मार्केट वैल्यू बताई जाती है। कि मतलब इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में इस चीज की वैल्यू क्या है, मार्केट में आईफोन मोबाइल की वैल्यू क्या है, मार्केट में ओप्पो मोबाइल की वैल्यू क्या है, मार्केट में जेएलआई गाड़ी की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो तमाम चीजें जो गुड्स एंड सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। जीडीपी में हमें ये बताया जाता है कि तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी या फिर मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू का ये मतलब है कि उनकी कीमत, ठीक है। यानी उसकी पैसों में क्या वैल्यू है। मतलब एक चीज है, हम उसे बहुत वैल्यू देते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और एक चीज है हम उसे वैल्यू नहीं देते। फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स, वो तमाम चीज़ें ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो तमाम चीज़ें आएंगी जो एक मुल्क के बॉर्डर के अंदर तैयार की जाती हैं। वो चीज़ें नहीं जो बाहर से मंगवाई जाती हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज में देखें, वो तमाम चीज़ें आती हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान में बन रही है, ख्वाह वो पाकिस्तान जो है ना बाहर से मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि गुड्स एंड सर्विसेज वो तमाम चीज़ें हैं, ख्वाह वो अमेरिका खुद बना रही है, वहाँ वो किसी और ममालिक से मंगवा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को। तो वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज हैं, लेकिन जीडीपी के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होंगे जो एक मुल्क के बॉर्डर के अंदर तैयार होते हैं। यानी कि एक मुल्क खुद तैयार करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आएंगे, जीडीपी के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे जो एक मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर तैयार होती हैं। इसलिए इसे जीडीपी का नाम दिया है कि ग्रॉस का मतलब टोटल, जीडीपी का मतलब घरेलू। यानी बॉर्डर के अंदर की बात हो रही है, अपने घर की। जैसे पाकिस्तान है, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यानी हमारा घर है, ठीक है। तो ये एक किस्म का इसका ये मतलब है, ठीक है, जीडीपी। तो जीडीपी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, ठीक है ना, वो उस मुल्क के बॉर्डर के अंदर जो तैयार होती हैं वो चीजें आएंगी। यानी कि एक मुल्क के अंदर, एक मुल्क है अमेरिका है, अमेरिका जो एक मुल्क है, उसकी वो जो चीजें खुद तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका जो खुद बना रहे हैं, ठीक हो गया।
वो तमाम चीज़ें जो वो बाहर से नहीं मंगवाते, वो गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है या फिर मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो जीडीपी के लिस्ट में ये चीज़ें आएंगी। यहाँ पर उर्दू में भी नीचे मैंने लिखा है कि जीडीपी एक मखसूस मुद्दत में, यानी स्पेसिफिक टाइम में, एक मखसूस मुद्दत में मुल्क की सरहदों के अंदर तैयार करदा तमाम तैयार शुदा सामान और खिदमात की कुल मालियाती या मार्केट वैल्यू है। GDP provides an economic snapshot of a country used to estimate the size of an economy and its growth. जीडीपी क्या करता है? प्रोवाइड्स मुहैया करता है एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट, एक मुआशी पिक्चर हमें देता है, ठीक है, एक मुआशी तस्वीर देता है ऑफ ए कंट्री यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन इकोनॉमी एंड इट्स ग्रोथ, जिसका इस्तेमाल मईशत के साइज और उसकी शरह नमू का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो वो मुल्क वो चीज़ें तैयार कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, उससे मुल्क, मतलब उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो कितनी ग्रोथ कर रही है। ठीक हो गया? वो कितनी ग्रोथ कर रही है। जीडीपी के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, फूड एंड एनर्जी के आइटम्स नहीं आएंगे। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में गंदम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो है ना दूसरे ममालिक को प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान में नमक बहुत ज़्यादा है, यानी ये वही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। ठीक है, जो चीज़ पाकिस्तान के पास है और खुद तैयार कर रहे हैं वो तो जीडीपी मतलब है, लेकिन फूड एंड एनर्जी के आइटम नहीं आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान खुद तैयार करता है। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है वो जीडीपी के लिस्ट में आएगा। तो जिस दिन जीडीपी का डेटा होता है इसका ताल्लुक भी इन्फ्लेशन के साथ है। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को सीपीआई के डेटा में पढ़ाया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा हमने पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया कि कंज्यूमर की कीमत, ठीक है ना, यानी कि उसकी अदा की जाने वाली कीमत, उसकी परचेजिंग पावर, ठीक है, तो अगर कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है, एक सारिफ के पास, सारे सर्फ करने वाला, खर्च करने वाला, एक खर्च करने वाले के पास खरीदने की कुवत नहीं है, ठीक हो गया, वो वही चीज नहीं ले सकता, तो इट्स मीन के प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई है और परचेजिंग पावर कम हो जाती है। हाँ, जनरल सी बात है, ठीक है, कि जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो फिर मनी सर्कुलेशन जो होता है, मनी फ्लो जो होता है मार्केट में वो कम हो जाता है। ठीक हो गया? क्योंकि जब कंज्यूमर चीजें परचेज नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं, ठीक हो गया, तो उसके जेब से पैसा कैसे निकलेगा? जब पैसा ही नहीं निकलेगा तो मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तो नहीं बिकेंगी, और जब नहीं बिकेंगी तो आगे कंपनी स्टॉप हो जाएंगी, कंपनी मजीद जो है ना चीजें नहीं बनाएंगी। तो ये पूरा एक सर्कल है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जीडीपी के लिस्ट में वो तमाम अशिया जो एक मुल्क, सीपीआई डेटा में ये हम नहीं देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कि वो आया अमेरिका में बन रहा है या नहीं बन रहा, ये चीज़ नहीं देखेंगे, बस सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जीडीपी में वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो एक मुल्क के बॉर्डर के अंदर एक मखसूस मुद्दत में जो बन रही होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो है ना पिछले साल, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अमेरिका में जो है ना पिछले साल 1 लाख गाड़ियां जो है ना वो कंपनी ने तैयार की थी, और इस साल जो है ना 20,000 गाड़ियां तैयार की है। तो ये जो एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, 1 साल का है, या फिर जीडीपी का डेटा क्वार्टर बाय क्वार्टर भी होता है, 3 3 महीने का भी होता है,
यानी 3 महीने की रिपोर्ट भी दी जाती है, और ईयर बाय ईयर भी होता है, सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाती है, ठीक है। तो इसमें कितनी तब्दीली आई है, यानी कि देखें, जीडीपी जब ग्रो नहीं करेगा, ठीक हो गया, तो एक मुल्क कैसे ग्रोथ करेगा। यानी जीडीपी से मुराद वही चीजें, वही गुड्स एंड सर्विसेज जो एक मुल्क तैयार कर रहे हैं। हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रहा, अक्सर न्यूज में हम ये सुनते रहते हैं। तो जीडीपी का ये मतलब है कि एक मुल्क के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज वो मुल्क खुद बना रहा है, उसके बॉर्डर के अंदर जो तैयार हो रही है, उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये जीडीपी का डेटा होता है, इसलिए इसके साथ मैंने लिखा है कि इफ द एक्चुअल डेटा इज ग्रेटर देन फॉरकास्ट देन इट विल बी अ बुलिश साइन फॉर करेंसी। कि अगर एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से ज्यादा आता है, कल मैंने भी आप लोगों को बताया था फॉरेक्स फैक्ट्री में कि प्रीवियस डेटा एक होता है, एक फॉरकास्ट होता है, और एक्चुअल डेटा जो एक्चुअल टाइम पे आता है। अगर एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से ज्यादा आता है तो ये करेंसी के लिए बुलिश अलामत है। किसी भी मुल्क की करेंसी के लिए, अगर आप अमेरिकन यूएसडी, जैसे मतलब XAU यूएसडी आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यूएसडी के लिए जो जीडीपी देखेंगे यूएसडी के लिए, अगर वो जो है ना पॉजिटिव आता है तो यूएसडी ऊपर भागेगा, गोल्ड नीचे भागेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जीडीपी की रिपोर्ट ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है, उस मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मुआशी हालत है, वो बेहतर हो रही है। इसलिए करेंसी स्ट्रेंथ पकड़ लेती है, अप साइड पे भागने लगती है, और गोल्ड या फिर बाकी जो जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ठीक है, एयूडी यूएसडी, ये जितने भी पेयर्स होंगे ये सब डाउन। यानी अगर आप का जो क्वार्ट है वो अप साइड पे भाग रहा है, तो बेस साइड पे जितनी भी करेंसीज उसके साथ जुड़ी होंगी वो सब नीचे, ठीक हो गया। अच्छा जी। If the actual data is less than forecast, then it will be a negative sign for currency. तो अगर डेटा forecast से कम आता है तो ये एक नेगेटिव अलामत होगी करेंसी के लिए। तो ये है जीडीपी डेटा, ये डेटा भी आता है। बाकी जीडीपी को तो अगर आप गूगल पे सर्च करें तो इतने इतने आपको पेजेस मिल जाएंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन जो जीडीपी का मतलब है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि आखिर में हम एफओएमसी पढ़ेंगे, तो एफओएमसी में ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी। जीडीपी की समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? अच्छा, चले, आज एक दूसरा डेटा भी साथ पढ़ते हैं। व्हाट इज पीपीआई? एक डेटा मार्केट में आता है पीपीआई। पीपीआई स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई डेटा में क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वहां पर हम कंज्यूमर की बात कर रहे थे कि एक कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर कितनी है, या फिर एक कंज्यूमर जो है वो कितना पैसा कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है। लेकिन पीपीआई डेटा में क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर कहते हैं पैदा करने वाला, ठीक है, बनाने वाला। यानी एक मुल्क में बनाने वाले की जो कीमत है वो क्या है। इट इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब एक इशारा है, ठीक है, एक मुआशी इशारा है। दैट मयर्स, जो कि मयर करता है, नापता है, द एवरेज चेंजेस इन प्राइसेस received by domestic producers for their output। नीचे मैंने लिखा है कि एक इक्तिसादी इशारा है। इक्तिसादी मतलब एक मुआशी इशारा है जो घरेलू प्रोड्यूसर को उनकी पैदावार के लिए मसूल होने वाली कीमतों में औसत देने की फरमाइश करता है। मतलब ये मुश्किल उर्दू है, मैं आसान में समझाता हूँ कि इट इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेयर्स, क्या मेयर करता है? द एवरेज चेंजेस इन प्राइसेस।
कि प्राइसेस की औसत में जो तब्दीलियां हैं, ठीक है, उसकी एवरेज में तब्दीलियां हैं किस चीज के प्राइसेस में? रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। ठीक है। क्या होता है कि मिसाल के तौर पर कंज्यूमर में हमने ये पढ़ा सीपीआई में कि एक कंज्यूमर के पास जो है ना, कितनी कंज्यूमिंग पावर है कि वो जो है ना चीज़ें परचेज कर सकता है। लेकिन पीपीआई में हम क्या देखेंगे कि एक प्रोड्यूसर के पास कितनी पावर है, यानी कि एक मुल्क के अंदर, ठीक है, जो वो अशिया तैयार हो रही हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी कीमतों में कितनी तब्दीलियां आ रही हैं। क्या वो जो है ना मतलब अगर वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो वो कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आम आवाम नहीं लेंगे, लोग नहीं लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर वो चीज़ें सस्ती होती हैं, चीज़ें सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि कंपनी का खर्चा भी कम आता है। लेकिन जब टैक्सेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो कंपनी वो चीज़ महंगे दामों बनाती है, फिर आगे महंगे दामों बेचती है, फिर जो है ना लोग नहीं लेते। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस इंक्रीज, उनकी कीमतें बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, जाहिर है कंज्यूमर अगर चीज़ें परचेज करेगा तो आगे कंपनीज जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूसर सिर्फ ये फर्क है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्रोड्यूसर की जो कीमत है, यानी बनाने वाले की जो कीमत है वो क्या है। अगर बनाने वाला वो चीज़ महंगा बेच रहा है तो आगे मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब कीमत ज़्यादा होगी। अगर कीमत उसकी ज़्यादा है तो इट्स मीन कि उसकी प्राइस ज़्यादा है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो फिर कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर कम है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ सीपीआई और पीपीआई में ये फ़र्क है कि वहाँ पर हम कंज्यूमर को देखते हैं कि उसके पास परचेजिंग पावर है या नहीं, क्या वो अशिया उसके पास कुव्वत खरीद है या नहीं है। प्रोड्यूसर पीपीआई में हम प्रोड्यूसर की बात सिर्फ करेंगे कि यहाँ पर जो, लेकिन देखें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में फूड एंड एनर्जी के आइटम्स नहीं आएंगे, ये बात याद रखें। ठीक है। फूड एंड एनर्जी के आइटम इसमें भी नहीं आएंगे, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब एक कंपनी कितने जूस बना रही है, एक कंपनी जो है ना कितने पेप्सी बना रही है, ये चीज़ें नहीं, ये तो गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आती, ये तो फूड एंड एनर्जी के आइटम्स हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री में जब आप ये डेटा देखेंगे तो उन्होंने वहां उसके साथ लिखा होता है कि एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी, एक्सक्लूडिंग का मतलब एक्सक्लूड करें, मतलब फूड एंड एनर्जी के जो अशिया हैं उनको छोड़कर। तो ये डेटा मार्केट में रिलीज होता है और इसका भी बड़ा हाई इम्पैक्ट होता है मार्केट में। जैसे ही ये डेटा रिलीज होता है, जो इंडाइसेस होती हैं, जो करेंसीज होती हैं, वो दौड़ने लगती हैं मार्केट में, हलचल। कैंडल्स जो है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, हलचल होती है, कोई ट्रैप हो रहा होता है मार्केट में, किसी के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, किसी के टीपी हिट हो रहे होते हैं, कोई रो रहा होता है, कोई हंस रहा होता है। ठीक है। तो ये हाई इम्पैक्ट डेटाज है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जीडीपी हो गया, सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया। ठीक है। ये हाई इम्पैक्ट, वैसे लो इम्पैक्ट डेटाज भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका वैसे इम्पैक्ट नहीं होता ना, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा वो हम पढ़ेंगे। इसलिए इसके साथ मैंने लिखा है कि इफ द एक्चुअल डेटा इज ग्रेटर देन forecast, इट विल बी अ बुलिश साइन फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल डेटा forecast से ज्यादा आता है तो ये एक बुलिश साइन है करेंसी के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक मुल्क के अंदर प्रोड्यूसिंग ज्यादा हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। अगर एक मुल्क गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा तैयार कर रही है या फिर उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। मतलब कंपनीज कारखाने काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रहे हैं। ठीक है। अब उस फैक्ट्री में कितने मुलाजमीन होंगे उसके लिए आगे हम डेटा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जॉब्स के डेटाज हम पढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स उनको भी रोजगार, अगर
फैक्ट्रीज बंद हो जाते हैं तो मुलाजमीन जो है ना मुलाजमत नहीं कर सकते, तो उनको तनख्वाहें नहीं मिलते, वो भी बेरोजगार बैठ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन ऐसे ही एक मुल्क के अंदर, एक मुल्क इन्फ्लेशन का ऐसे ही शिकार हो जाता है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन हमने शुरू में पढ़ा था, इन्फ्लेशन गुर्बत को कहते हैं, बेरोजगारी को कहते हैं। तो एक मुल्क जो है ना बेरोजगार तब होता है जब वहाँ वहाँ का पीपीआई डाउन हो, वहाँ का सीपीआई भी डाउन हो, वहाँ की ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी ना हो। तो ये देखें, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो प्रोड्यूसिंग नहीं होगी तो उस मुल्क में जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो तो बंद होंगी, तो उसके अंदर जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो भी तो घर बैठ जाएंगे। तो एक आगे हम और डेटा भी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, बेरोजगारी के दावे, तो लोग बेरोजगारी के दावे शुरू कर लेते हैं। तो ये सारे डेटा एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, और ये सारे डेटा एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आखिर में हम क्या पढ़ेंगे, एफ ओ एम सी, कि एफ ओ एम सी मीटिंग क्या होती है, और एफ ओ एम सी मीटिंग में किस चीज़ की डिस्कशन होती है, और एफ ओ एम सी मीटिंग जो है ना क्यों इतनी वोलेटाइल न्यूज़ है। एफओएमसी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल न्यूज़ है। वोलेटाइल का मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है, तेज़ी आती है। तो इफ द एक्चुअल डेटा इज ग्रेटर देन फॉरकास्ट, अगर फॉरकास्ट से ज़्यादा आता है, देन इट विल बी अ बुलिश साइन फॉर करेंसी। इफ द एक्चुअल डेटा इज लेस देन फॉरकास्ट, देन इट विल बी अ बियरिश साइन फॉर करेंसी। तो चलें हम ज़रा जो है ना फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम जीडीपी का डेटा देखते हैं कि आगे जीडीपी का डेटा कब है। अच्छा, एक जीडीपी का डेटा है, वो है 31 अक्टूबर को है। ये 31 अक्टूबर डेट लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये जीडीपी का जो डेटा है ये इसका है, ये कैनेडियन डॉलर का है, CAD, कनाडा का है, ठीक है। अगर कोई कैनेडियन डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि जो पेयर है केड जेपीवाई, एक पेयर है, ठीक है, केड जेपीवाई, एक यूएसडी केड भी है, एक एनजेडी कैड भी है। तो ये इस किस्म के जो पेयर्स होते हैं, अब अगर ये डेटा, ये देखें ना यहाँ पर जीडीपी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलें इसको हम ओपन कर लेते हैं। वैसे हम तो यूएसडी पे ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन चलें हम जो है ना यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है कि चेंज इन द इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी, कि एक मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो मईशत है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो तैयार कर रही है, तो चेंज इन द इन्फ्लेशन के गुर्बत में कितनी तब्दीली आई है। अगर बेरोजगारी ज्यादा तब्दीली आई है तो ये अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से ज्यादा आ गया तो ये करेंसी के लिए अच्छी बात है। चूंकि ये जीडीपी मंथ बाय मंथ, एम बाय एम है, इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि रिलीज्ड मंथली अबाउट 60 डेज आफ्टर द मंथ एंड। ये मंथली वैसे होता है लेकिन 60 दिन के बाद होता है। नेक्स्ट रिलीज कब है, 29 नवंबर 2024 को। एक तो अभी आ रहा है ना 31 अक्टूबर को, नेक्स्ट डेटा आएगा वो 29 नवंबर 2024 को आएगा। आगे ये भी लिखा है कि इट इज द ब्रॉडेस्ट मेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्राइमरी गेज ऑफ इकोनॉमिक, का मतलब इससे हमें जो है ना एक इकोनॉमी की जो हेल्थ कंडीशन है, कि एक मईशत कितनी सेहतमंद है, ये पता चलता है। ठीक है, ये नीचे नीचे लिखा हुआ है, जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 27 सितंबर को ये डेटा आया था 5:30 बजे। प्रीवियस डेटा था 0.0%। प्रीवियस डेटा क्या था, यानी कि 30 अगस्त का डेटा ये जो आया था वो क्या था, 0.0%। फारकास्ट इसे 0.1% किया जा रहा था, यानी कि डेटा को पॉजिटिव फारकास्ट किया जा रहा था। और जब एक्चुअल डेटा आया 5:30 बजे, वो क्या आया, 0.2%। ठीक है,
तो डेटा जो है ना वो फोरकास्ट से ज्यादा आ गया, तो ये पॉजिटिव अलामत है। अब अगला डेटा है 31 अक्टूबर 2024 को। प्रीवियस डेटा का क्या है? क्या है सब? 27 सितंबर का 0.2%। फॉरकास्टिंग इसकी हो रही है 0.1%, यानी कि अगर हम डेटा को देखें तो डेटा को नेगेटिव फॉरकास्ट किया जा रहा है। अब एक्चुअल डेटा अभी तक नहीं आया। एक्चुअल डेटा कब आएगा? 31 अक्टूबर 2024 को 5:30 PM पे ये डेटा रिलीज होगा। जो एक्चुअल डेटा आएगा उसी से ही मार्केट में मूव आएगी। अगर तो वो डेटा आता है दोबारा। अच्छा, एक और चीज भी नोट करें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज नोट करें, वो ये कि फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर को डेटा आता है 0.2%। तो जरा बताएं ये डेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बता सकता है कोई? अच्छा, पॉजिटिव। कोई और बता सकता है? अगर एक्चुअल डेटा 0.2% आया। बेशक डेटा जो है ना 0.2% अगर आया तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम देखें प्रीवियस डेटा को तो प्रीवियस डेटा के बिल्कुल तो बराबर है। तो प्रीवियस डेटा के तो बिल्कुल बराबर है। लेकिन फिर आपने इसके लिए क्या देखना है कि इसका मतलब ये है कि पिछले महीने जो रिपोर्ट आई थी 0.2% कनाडा में, इस दफा भी 0.2% आई है। मतलब जो रिपोर्ट जीडीपी की 0.2% पिछले महीने थी, सेम वही है। मतलब न ग्रोथ आया है और न कमी आई है। लेकिन पिछले महीने में जब ये डेटा 0.2% आया था तो फारकास्ट से भी ज्यादा आया था, प्रीवियस से भी ज्यादा आया था। इसका मतलब ये है कि 30 अगस्त के मुकाबले में 27 सितंबर को बहुत ज्यादा अच्छी एडजस्टमेंट हुई है जीडीपी के लिस्ट में। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह जो है ना आप लोगों को कभी कभी डेटा ट्रैप भी कर सकता है। तो थोड़ा सा आपने जो है ना सिर्फ ये नहीं देखना हम बस ये ग्रीन कलर देख लेते हैं, बस हम कहते हैं ग्रीन कलर है डेटा पॉजिटिव है, रेड कलर है बस डेटा नेगेटिव है। थोड़ा सा नंबर भी देखें कि यार नंबर्स क्या है। फोरकास्ट से तो ज्यादा आए पिछले महीने को, चलो ये डेटा तो पॉजिटिव आया था, ये अच्छी अलामत थी। क्योंकि 30 अगस्त के मुकाबले में 27 सितंबर को जीडीपी की जो रिपोर्ट थी वो बहुत बेहतर आई है। लेकिन अगर 27 सितंबर को बेहतर आई है, इस दफा भी 0.2% रिपोर्ट आ गई, तो ये मतलब पॉजिटिव है। क्योंकि 27 सितंबर को की जो रिपोर्ट थी वो तो पॉजिटिव थी, लिहाजा अगर 31 अक्टूबर को भी यही आई तो इसका मतलब ये है कि कम से कम जो जीडीपी में एडजस्टमेंट हुई है वो कम से कम तो नहीं हुई। तो ये डेटा फिर कैड के लिए जो कैनेडियन डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर कैड जेपीवाई पे आप ट्रेड कर रहे हैं, कैड जेपीवाई, तो ये डेटा सीधा किस चीज पे लगेगा? अब कैड आपका किस साइड पे? बेस साइड पे। बेस। तो ये सीधा बेस पे लगेगा, यानी बेस आपका बाय होगा तो जेपीवाई डाउन होगा। लेकिन अगर आप जो है ना ये यूएसडी कैड पे, यूएसडी कैड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर अगर ये डेटा पॉजिटिव है कैनेडियन के लिए तो यहाँ पर आपका बेस ऊपर जाएगा, जेपीवाई डाउन आएगा। यहाँ पर आपका क्वार्ट ऊपर जाएगा, बेस डाउन आएगा। आ रही है समझ इस चीज की? हाँ। तो ये इसी तरह मतलब ट्रेड करना है, ये नहीं कि बस अब आप ये है कैनेडियन डॉलर के लिए। मतलब गोल्ड के लिए तो गोल्ड तो यार एक एसेट है, ठीक है ना, गोल्ड तो बात उसकी और है। लेकिन अगर आप करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं और उसी करेंसी का ही डेटा आ रहा है तो वो सीधा उस पे लगेगा। अब गोल्ड में तो हमने ये पढ़ा है कि मिसाल के तौर पर ये एक पेयर है एक्स ए यू यूएसडी। मिसाल के तौर पर ये जीडीपी का डेटा यूएसडी के लिए पॉजिटिव आता है तो यूएसडी ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये डेटा जो है ना उसी अपनी ही करेंसी का है, मिसाल के तौर पर अगर हम यूएसडी जेपीवाई का पेयर देखेंगे, ठीक है, यूएसडी
यूएसडी जेपीवाई का हम पेयर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई पेयर पे आप अगर मिसाल के तौर पर 0.2% यानी पॉजिटिव आया तो यूएसडी ऊपर जाएगा। यहाँ पर तो गोल्ड इसलिए नीचे आया था क्योंकि आपका यूएसडी जो है वो क्वार्ट साइड पे है और यहाँ पर गोल्ड पे अगेंस्ट मूव होती है, उसके मुखालिफ। लेकिन यहाँ पर सीधा यूएसडी पे जब ये इफेक्ट करेगा तो यूएसडी जेपीवाई जो पेयर होगा, जो लोग यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हैं तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा, यानी कि यूएसडी ऊपर जेपीवाई डाउन। ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई फिर ऊपर जाएगा, यूएसडी कैड भी ऊपर जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये डेटा यूएसडी के लिए है, अब वैसे तो मैंने ये सिर्फ बताने के लिए इधर ओपन किया है, हमने तो यूएसडी को देखना है। या फिर आप यूएसडी एनजेडी पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी अमेरिकन डॉलर वेस्ट न्यूजीलैंड डॉलर, तब भी ये पेयर ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये सारे पेयर ऊपर भागने लगेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डेटा हमने पढ़ा पीपीआई का। हाँ, ये एक जीडीपी का डेटा है, बल्कि 30 अक्टूबर को ये डेटा है। ये देखें, 30 अक्टूबर को यूएसडी के लिए डेटा है। ये देखें 5:30 पे एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये यही जीडीपी है, ठीक है। एडवांस जीडीपी यही जीडीपी है, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये डेटा को अगर हम देखें, इसको हम ऐसे ओपन कर लें यहाँ पर, तो हमने देखना है कि क्या हो रहा है डेटा में। इंटरनेट में हो, अच्छा। अच्छा, वैसे ये क्वार्टर बाय क्वार्टर है, तो इधर लिखा हुआ है कि एनुअलाइज चेंज इन इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी, वही डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि 25 जुलाई को हम देखते हैं ये डेटा, ठीक है। अब देखें, ये क्वार्टर बाय क्वार्टर है, 3-3 महीने बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये 25 जुलाई को जब ये डेटा आया था तो प्रीवियस कितना था, 1.4% था। फॉरकास्ट किया जा रहा था 2.0%, यानी ज्यादा फॉरकास्ट हो रहा था, लेकिन जब डेटा आया वो क्या आया, 2.8%। तो ये जीडीपी में 25 जुलाई 2024 को आप ये कह सकते हैं कि जो क्वार्टर बाय क्वार्टर रिपोर्ट थी जीडीपी की अमेरिका में, यानी 3-3 महीने के बाद जो रिपोर्ट आती है क्वार्टर बाय क्वार्टर, उसमें बहुत बेहतरी आई है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डेटा है 30 अक्टूबर को, तो प्रीवियस डेटा क्या है, 3.0%, यानी 2.8% आया, इसको राउंड अबाउट करके ना 3.0% बन रहा है, ठीक है। फॉरकास्ट भी 3.0% किया जा रहा है, मतलब डेटा को बिल्कुल बराबर फॉरकास्ट किया जा रहा है। अब हम एक्चुअल का वेट करेंगे कि एक्चुअल डेटा क्या है। अगर एक्चुअल डेटा आ गया 3.1% या 3.2% भी आता है ना, तो ये पॉजिटिव है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा डेटा होगा। तो यूएसडी ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। यूएसडी ऊपर जाएगा, जीबीपी नीचे आएगा। यूएसडी ऊपर जाएगा, यूरो नीचे आएगा। हर वो पेयर जो यूएसडी के साथ बेस साइड पे अटैच होंगे, वो सारे पेयर नीचे मूव करना शुरू करेंगे। अगर आपने उन सब पेयर के साथ यूएसडी को क्वांट में रखा है, और अगर आपने यूएसडी को बेस साइड पे रखा है, जैसे यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूएसडी एनजेडी हो गया, यूएसडी कैड हो गया, यूएसडी सीएचएफ हो गया, ठीक है। अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो ये सारे पेयर कहाँ मूव करेंगे, अप साइड पे, क्योंकि यहाँ पर बेस साइड पे यूएसडी है। यूएसडी जेपीवाई ऊपर, यूएसडी एनजेडी ऊपर, यूएसडी कैनेडियन डॉलर ऊपर, यूएसडी सीएचएफ स्विस फ्रांस जो है, ठीक है, ये भी ऊपर। अगर डेटा आ गया 3.0% ही आ गया, बराबर आया, तो ये डेटा फ्लैट डेटा है। फिर हमने मार्केट को देखना है कि मार्केट इस डेटा को पॉजिटिव ले रही है या नेगेटिव, बल्कि आपकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसी पे आप लोग ट्रेड करना शुरू करें, ठीक है। अगर डेटा 3.0 से कम आता है, मतलब 2.5% आता है, तो ये नेगेटिव डेटा है फिर।
ठीक है, तो यूएसडी नीचे डाउन साइड पे मूव करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई पीपीआई का डेटा। पीपीआई का डेटा भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें पीपीआई का डेटा कब है, 14 नवंबर को ये डेटा आ रहा है। 13 नवंबर को सीपीआई का डेटा है, 14 नवंबर को पीपीआई का डेटा। ये नीचे देखें 6:30 पे यूएसडी के लिए ये डेटाज हैं। एक कोर पीपीआई है और एक पीपीआई है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मंथ बाय मंथ महानवार रिपोर्ट। तो चले हम जरा इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो 14 नवंबर के लिए ये ब्लैंक बिल्कुल खाली है, क्योंकि 14 नवंबर अभी दूर है, तो इसलिए इन्होंने प्रीवियस और फोरकास्ट अभी तक नहीं दिया। तो वो जब डेट करीब आती जाएगी तो यहाँ पर दे देंगे। 11 अक्टूबर को क्या हुआ, 11 अक्टूबर को ये डेटा आया था। प्रीवियस कितना है, 0.3%। फोरकास्ट किया जा रहा था 0.2%। यानी डेटा को कम फोरकास्ट किया जा रहा था, लेकिन जब एक्चुअल डेटा आया वो तो बिल्कुल फोरकास्ट के बराबर आया। अब ये तो वैसे फ्लैट डेटा है, लेकिन आपने एक बात सोचनी है कि यार 12 सितंबर को जो प्रोड्यूसिंग हुई थी, जो प्रोडक्शन हुई थी, वो 0.3%, मतलब हेल्थी हुई थी, अच्छी, अच्छा डेटा था। लेकिन इस महीने में 12 सितंबर के मुकाबले में 11 अक्टूबर को ये नंबर ड्रॉप हुए हैं। यानी 0.2%, भले फोरकास्ट के बराबर आए, ये फ्लैट डेटा है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन अगर हम ओवरऑल जो है ना रिपोर्ट को देखें, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक तो 12 सितंबर को अमेरिका में जो पीपीआई डेटा था, जो पीपीआई डेटा वो क्या है, 12 सितंबर को 0.3% आया है और 11 अक्टूबर को 0.2%। तो मतलब कि अगर हम ये देखें तो अमेरिका में एक महीने के अंदर 1% यानी 0.1% कमी आई है, और ये बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये आप ना समझे कि 0.1% सिर्फ, ठीक है। ये बहुत यानी इसके नंबर ड्रॉप हुए हैं। समझ आ रही है डेटा की? ठीक। तो ये इस तरह आप लोगों को देखना होता है। बाकी इंशाल्लाह ये इवेंट्स आगे आ रहे हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह 14 नवंबर को भी मैं लाइव होऊंगा। फिर अगला डेटा कब है, सीपीआई का 13 नवंबर को है, इस पे भी लाइव आऊंगा। और अगला, हाँ, ये 8 नवंबर को एफओएमसी का डेटा है। इसके लिए तो मैं रात 12 बजे, ये तो लाजमी मैं आऊँगा, ठीक है। ये रात को 12 बजे होती है और अमेरिका में दिन का टाइम होता है, आफ्टरनून होता है, ठीक है। तो 12 बजे ये डेटा आएगा और 12:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तब तक शायद हमने एफओएमसी के न्यूज़ भी पढ़े होंगे। तो इसी तरह 7 नवंबर को नहीं है कोई ख़ास। हाँ, ये डेटा है, इसके लिए भी मैं लाइव आऊँगा। और ये कब है, 5 नवंबर को है, आईएसएम फाइनल सर्विसेज पीएमआई। और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, पता चल जाएगा। हाँ, ट्रम्प और इसके जो है ना, जो मुकाबला जारी है, ठीक है, कमाला हारिस और ट्रम्प के दरमियान जो वो है, तो उसका भी आएगा। इसका भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। कांग्रेशनल इलेक्शन, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट आएगी। ये भी है। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री में सब कुछ अवेलेबल होता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलें जी, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डेटास पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।